हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ा था। उसमें वंशानुगत शासन के बारे में हमने देखा था, उनके नवाबों को हमने देखा था। अब आगे इस वीडियो में हम अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय को पढ़ेंगे, जिसमें उसने किस प्रकार बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया, कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए, उन सबको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। हमने इससे पहले समझा था जब 1707 में उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है, तब कई नई शक्तियां उभर कर सामने आ रही होती हैं, जिनमें अवध, मराठा, पंजाब प्रांत कुछ शामिल थे। उनमें से ही एक बंगाल प्रांत भी था, जो उभर कर सामने आ रहा था। हालांकि जो बंगाल प्रांत था, वह मुगल काल से ही एक समृद्ध प्रांत रहा, जो आर्थिक और धन की दृष्टि से भी एक समृद्ध राज्य था, जो कि हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा और बांग्लादेश का क्षेत्र भी शामिल था, जिसे मिलाकर पूरा एक बंगाल क्षेत्र मिलता था, जो कि एक बहुत समृद्ध क्षेत्र था, जो कि आर्थिक और उत्पादन की दृष्टि से संपन्न था, जहां फसलों का भी काफी उत्पादन होता था और वस्त्रों का भी, जो कि उद्योग और प्राथमिक क्षेत्र की दृष्टि से बंगाल काफी संपन्न क्षेत्र था। तो हम आगे समझेंगे कि इस पर अंग्रेजों का किस प्रकार स्वतंत्रता स्थापित हुई और किस प्रकार उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की क्या भूमिका हुई, इन सबको हम आगे समझेंगे। हमने पहले देखा जब मुगल शासक अपनी सत्ता स्थापित नहीं करके रख सके बंगाल पर, तब वहां स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हो जाती है। उसी कालक्रम में सिराजुद्दौला नाम का शासक गद्दी पर बैठता है, जिसके काल में प्लासी युद्ध जैसी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। प्लासी बंगाल के नाविया जिले में भागीरथी नदी के तट पर आम्रकुंज में स्थित था। जो प्लासी है वो बंगाल में नाविया जिले में भागीरथी नदी के तट पर आम्रकुंज में स्थित था, इसलिए इसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, और जो क्लाइव था उसने क्या किया कि जो नवाब के अधिकारी थे उनको पहले से ही अपने पक्ष में कर लिया, जिसमें हमने पहले देखा था, इसमें मीर जाफर, अमीन चंद, माणिक चंद्र जैसे कुछ अधिकारी शामिल थे, और उसके जो रिश्तेदार नातेदार थे वो भी इसका सहयोग नहीं कर रहे थे, जिनमें गचीटी बेगम जो उसकी मौसी थी और फतेह चंद्र और भी जैसे कई अधिकारी शामिल थे। अतः नवाब की युद्ध में मैदान से भागना पड़ा। नवाब को युद्ध से मैदान से भागना पड़ा क्योंकि जब दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, तो जब आमने सामने पहुंचे तब नवाब की आधी सेना वापस पहुंच गई, क्योंकि उसमें अधिकारी जो पहले से ही अंग्रेज के पक्ष में शामिल हो गए थे, तो वो भाग गए, और परिणाम स्वरूप जो नवाब था उसे प्लासी के युद्ध से मैदान से भागना पड़ा और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। नवाब की ओर से मीर मदान व मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई, और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया, क्योंकि मीर जाफर ने उनका साथ दिया था नवाब के विरुद्ध। तो अब नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। अब नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, जिससे अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इस तरह प्लासी विजय के पश्चात बंगाल की लूट प्रारंभ हुई। कारण क्या रहे कि प्लासी युद्ध हुआ? पहला कारण था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र, कि जो अंग्रेज थे वो बंगाल पर नियंत्रण करना चाहते थे और उनका सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा, क्योंकि अंग्रेज नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। दूसरा कारण, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव। अंग्रेज और सिराजुद्दौला में तनाव था क्योंकि हमने पहले ही बात की कि वह युवा था और जल्दी क्रोधित हो जाता था, और वह अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो तीसरा, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। बिना ही नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के किलेबंदी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है कि अब नवाब क्रोधित होगा। कासिम बाजार व कलकत्ता पर अधिकार। जब उसने अंग्रेजों ने किलेबंदी की, तो जो नवाब था उसने कासिम बाजार व कलकत्ता जो उन्होंने किलेबंदी की थी और फोर्ट विलियम था उस पे नवाब ने अधिकार कर लिया। और कालकोठरी की घटना, कालकोठरी की घटना से तात्पर्य उस घटना से है जब नवाब ने 143 सैनिकों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था
और उनमें से अगले दिन केवल 23 ही जिंदा बचे थे। ये भी प्लासी के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। परिणाम क्या हुए प्लासी के युद्ध के? बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। जब अंग्रेजों ने नवाबों को पराजित किया और अब मीर जाफर को नवाब बनाया, तो अब बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग जो उन्हें विस्तार करना था, अब उन्हें एक मार्ग प्रशस्त हो गया। अंग्रेजों को कंपनी को प्रदेश प्राप्ति हुई, जो एक केवल व्यापारिक उद्देश्य से आई थी जो कंपनी, अब उसे प्रदेश की भी प्राप्ति हो गई है, जो कि मीर जाफर उसे कई क्षेत्र प्रदान करेगा, 24 परगना क्षेत्र देगा, कुछ धनराशि देगा। क्लाइव के प्रभाव में वृद्धि हुई। जब क्लाइव ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो अब क्लाइव के प्रभाव में भी वृद्धि हुई। नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली, हमने पहले देखा कि जो नवाब था अब अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन गया, क्योंकि बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो चुका है। तो जो अंग्रेज चाहेंगे उसे ही बंगाल स्वीकार करेगा, और नवाब को वही करना पड़ेगा जो अंग्रेज चाहते हैं। जब प्लासी का युद्ध होता है और नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है, तो अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन चुका था वो, और जो अंग्रेज चाहते थे नवाब को वैसा ही करना पड़ता था। कई धन लेते थे वो, उनकी लूट का एक साधन बन चुका था। क्या प्लासी के उससे धन की लूट प्रारंभ हो चुकी थी? तो अब नवाब उनसे, जो मीर जाफर था, वो भी उनसे तंग आ गया। उसने क्या किया कि वो डच से जाकर मिल गया। तो अब कौन सा युद्ध होगा? बेदरा का युद्ध। आइए देखते हैं। बेदरा या बिदरार की लड़ाई नवंबर 1759 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? नवंबर 1759 में। यह लड़ाई अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ी गई थी। जैसा हमने बताया अभी कि जब मीर जाफर तंग आ गया और अंग्रेजों को पराजित करना चाहा, तो वह किससे जाकर मिल गया? डचों से जाके मिल गया। और इसकी सूचना अंग्रेजों को मीर कासिम देगा, जो आगे चलकर नवाब बनेगा। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को तो नहीं पकड़ा, उन्होंने पकड़ लिया बीच में डचों के बीच। तो जो अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ाई होगी, इस लड़ाई में डचों की अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजित हुई। अंग्रेजों ने डचों को यहाँ पूर्णतः पराजित कर दिया, और कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता से कुछ मील दूर चिंसुरा में रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे। जो डच लोग थे वो अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे, और बंगाल में उनके एकमात्र प्रतियोगी जो थे अंग्रेजों के, वो केवल डच थे। उन्होंने डचों को ही पराजित कर दिया। डचों ने नवाब मीर जाफर के साथ साठ काट कर जावा स्थित अपनी बस्तियों से सैनिक सामग्री मांगने का प्रयास किया। रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्लाइव ने डचों के इरादे का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें चिंसुरा के निकट बेदरा की लड़ाई में पराजित कर दिया। मतलब जो क्लाइव था, जिसने प्लासी के युद्ध में भी विजय प्राप्त की थी, उसे पहले से ही अनुमान था, और उसके फलस्वरूप उसने चिंसुरा के निकट बेदरा की लड़ाई में डचों को पहले ही पराजित कर दिया। इससे डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गईं। जो डचों की संपत्ति थी और अंग्रेजों को जो टकराव दे रहे थे, उसकी सभी संभावनाएं अब अंग्रेजों ने समाप्त कर दी। बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया, क्योंकि अब बंगाल में अंग्रेजों का कोई भी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी अब कोई शेष नहीं रह गया, क्योंकि केवल डच ही थे जो उनको प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो अब उन्होंने उनको भी पूर्णतः पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से बिल्कुल अलग कर दिया। अतः मीर कासिम को नवाब बनाया गया। इसे हुगली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो कि मीर कासिम था, वह किसका साथ दे रहा था? अंग्रेजों का था। अब किसे नवाब बनाया जाएगा? मीर कासिम को। जो मीर कासिम साथ दे रहा था अंग्रेजों का, उसे नवाब बनाया जाएगा, क्योंकि उसने मीर जाफर और डचों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। और इस युद्ध को, जो बेदरा का युद्ध है, उसे हुगली के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। जब बेदरा का युद्ध होता है और मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, तो जो मीर कासिम था वो तो अंग्रेजों से बहुत जल्दी तंग आ गया, मात्र 6 महीनों में। तो उसके फलस्वरूप बांडीवास का युद्ध होगा। बांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। जो मीर कासिम था वह भी अंग्रेजों को अपदस्थ या पराजित करना चाहता था, और वह किससे जाकर मिल गया? फ्रांसीसियों के साथ जाकर मिल गया। तो अब इसकी खबर जो अपदस्थ नवाब थे मीर जाफर, उन्होंने अंग्रेजों से जाकर कहा, देखा कि मैंने तो आपको कम से कम 1.5 साल भी झेला, वो तो आपको 6 महीने भी नहीं झेल पाया,
और उसने इस बात की सूचना किसको दे दी? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने फिर से मीर कासिम को तो नहीं पकड़ा, किसको पकड़ लिया? फ्रांसीसियों को, और उनके बीच युद्ध हुआ, बांडीवास का युद्ध। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पूर्णतः पराजय हुई और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। जो फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था पांडिचेरी, उसे अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। बंगाल के साधनों से बलशाली होकर अंग्रेजों ने बांडीवास का युद्ध छेड़ा। जो बंगाल पे पहले ही अंग्रेज अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे, जिस पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो चुका था। उनकी सारी धन संपदा, शक्ति, सेना सब अंग्रेजों के ही पक्ष में आ गई थी। तो उसके जो साधन थे उससे बलशाली, मतलब घमंड आ गया बंगाल के जो अंग्रेज थे उन्हें, और उससे ही बलशाली होकर अंग्रेजों ने बांडीवास का युद्ध छेड़ा। जो साधन थे, जो धन संपदा थी, शक्ति थी, उससे बलशाली होकर अंग्रेजों ने बांडीवास का युद्ध छेड़ा और फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी। जो बांडीवास के युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, उससे उनकी शक्ति समाप्त कर दी। जो बांडीवास का युद्ध था वह फ्रांसीसियों के लिए एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि फ्रांसीसी अब समझ चुके थे कि जो अंग्रेज पूरे भारत में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिन्हें मुगल सत्ता को भी पराजित करना चाह रहे हैं, अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, फ्रांसीसियों की समझ में ये बात आ गई कि वे कम से कम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते, कि वह भारत में जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सेना रहेगी तब तक वह सफल नहीं हो सकते, चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत का उत्तर पूर्व हो, या पश्चिम हो, या फिर भारत, या फिर दक्षिण भारत। वह किसी भी क्षेत्र में अपना विस्तार नहीं कर सकते जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी उस क्षेत्र में। जो अंग्रेजों द्वारा बंगाल की विजय थी, इसमें बक्सर का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लासी और बक्सर का युद्ध की बंगाल विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो धन की लूटपाट प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होगी वह बक्सर के युद्ध में जाकर समाप्त होगी, मतलब समाप्त नहीं होगी। अब अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन जाएंगे, लूटपाट करने के लिए वह वैध शासक बन जाएंगे। बक्सर के युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, को भारत का इतिहास बदलने वाले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। जो बक्सर का युद्ध था उसे भारत का इतिहास बदलने वाले युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसने पूरे भारत के इतिहास की रूपरेखा परिवर्तित करके रख दी, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में अपना स्थायित्व अधिकार स्थापित करेगी। यह युद्ध 22 और 23 अक्टूबर, यह युद्ध 2 दिन चलेगा। कब? यह युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में, जो अपदस्थ नवाब थे ना मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने एक साठगांठ की कि जो अंग्रेज अपने विस्तार कर रहे हैं अब उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। तो जो मीर कासिम अपदस्थ नवाब था और अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक युद्ध करना चाहा। उस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं में लड़ा गया। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। जो अंग्रेज थे वह लड़ाई में उन तीनों की जो 3 त्रिगुटीय संघर्ष हुआ उसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। जो बक्सर के युद्ध में अब अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित कर दी और जो भारत की सर्वोच्च शक्ति थी, कौन थी? मुगल, उन्हें भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो अब उन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। मतलब अब सब भारत में, अब जब उन्होंने सर्वोच्च शक्ति को पराजित कर दिया तो अब वह सर्वोच्च शक्ति कौन बनेगी? कंपनी। इस युद्ध ने भारत पर अंग्रेजों के कब्जा जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो बक्सर के युद्ध थे उसमें भारत पर अंग्रेजों का कब्जा जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए हमने अभी ऊपर देखा कि जो इस युद्ध को भारत का इतिहास बदलने वाले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। जो भारत ने गुलामी झेली
वो उसकी रूपरेखा बक्सर के युद्ध से ही प्रारंभ हो चुकी थी और उसने भारत की पूरी रूपरेखा को परिवर्तित करके रख दिया और भारत की सर्वोच्च शक्ति मुगल को भी पराजित कर दिया। वैसे हम देखें कि मुगल को क्यों मुगल भी हमें गुलाम बनाकर रखती थी, पर जो मुगलों ने जो भी खर्च किया वह केवल भारत में ही किया। और जो अंग्रेज थे उन्होंने बाहर टेम्स नदी में, मतलब एक कथन था कि जो प्रणाली है वो कैसी है कि गंगा के दोआब क्षेत्र से सब निचोड़कर टेम्स नदी में छोड़ देती है। इसलिए अंग्रेजों ने हमारा बहुत ज्यादा शोषण किया। बक्सर के युद्ध के कारण क्या रहे? बंगाल में प्रभुत्व की समस्या। जो बंगाल था उसमें प्रभुत्व की समस्या थी और कोई सर्वशक्ति स्थापित नहीं थी और सभी जो नवाब थे वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। अंग्रेज जब चाहते इसको हटा देते थे। संरक्षण की नीति का त्याग। जो अंग्रेज थे उन्होंने अब संरक्षण की नीति का त्याग कर दिया। जो उन्होंने कहा था कि वह बंगाल को संरक्षण प्रदान करेंगे, उसकी नीति का उन्होंने त्याग कर दिया। एलिस की नीति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलिस की नीति क्या थी? जब 1761 में एलिस नामक अधिकारी पटना में अंग्रेजी व्यापारिक कोठी का अध्यक्ष बन गया, तो जो उस समय नवाब कौन था? मीर कासिम। तो जो उसकी बढ़ती हुई शक्ति और नीति थी उसका विरोधी था। उसके व्यापारी घुमाते व्यापारिक क्षेत्र में मनमानी करते थे और जो उसके व्यापारी थे ना, जो एलिस के, वह व्यापारी क्षेत्र में अपनी मनमानी करते थे। यदि नवाब के अधिकारी उनको रोकते थे तो वे कंपनी के सैनिकों की सहायता से उनको पकड़कर बंदी बना देते थे। एलिस के इस व्यवहार से नवाब और अंग्रेजों के बीच बेमान्य सा और संघर्ष प्रारंभ हो गया। जो एलिस की ये संधि थी, जो उनकी मनमानी चल रही थी, उससे अंग्रेजों और नवाब के बीच तनाव पैदा हुआ और धीरे धीरे चुंगीकर संबंधी झगड़ों से उग्र रूप ले लिया गया। और यही थी जो एलिस की संधि थी। ये भी बक्सर के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और अंग्रेजों का व्यापारिक विवाद, अभी हमने समझा कि जो अंग्रेज थे उनका व्यापारिक विवाद, मनमानी कर रहे थे, चुंगी नहीं देना चाह रहे थे, उससे अंग्रेजों का व्यापारिक विवाद, ये भी इस युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। मीर कासिम के युद्ध, षड्यंत्र एवं पटना पर आक्रमण। मीर कासिम से जो शक्तियां बढ़ रही थी उससे एलिस काफी जलता था और उसके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ एवं पटना पर आक्रमण हुआ। इससे मीर कासिम भड़का। उसने अवध के नवाब और मुगल बादशाह के साथ मिलकर इस युद्ध की रचना की और मीर कासिम की प्रारंभिक पराजय, जो मीर कासिम था उसकी जो प्रारंभिक पराजय हुई, वह भी इस युद्ध के महत्वपूर्ण कारण के रूप में माना जाता है। और परिणाम क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध ने भारत पर क्या परिणाम किया? इलाहाबाद की संधि। जब अंग्रेज इसमें विजित हुए बक्सर के युद्ध में, तो अवध के नवाब मुगल बादशाह के बीच में अंग्रेजों द्वारा इलाहाबाद की संधि की जाती है। अब जो कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, क्योंकि जो भारत की सर्वोच्च शक्ति मुगल थे उन्हें कंपनी ने पराजित कर दिया, तो अब भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो चुकी। कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ। भारत की सर्वोच्च शक्ति मुगल थे, उन्हें पराजित कर दिया। और द्वेष शासन को भारत की दुर्दशा, जो द्वेष शासन उन्होंने लागू किया, जो मतलब अब जो उन्होंने जब बक्सर के युद्ध में उनकी विजय होगी तो उसके फलस्वरूप वह द्वेष शासन को लागू करेंगे और मात्र 2.5 साल के शासक निजामुद्दौला को शासक बना देंगे। उसे केवल दायित्व प्रदान करेंगे और अधिकार सारे अंग्रेजों के हाथ में हो जाएंगे, जिससे द्वेष शासन के कारण भारत में काफी दुर्दशा प्रारंभ हो गई। जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई उसके फलस्वरूप इलाहाबाद की संधि की गई, जो कि अवध के शासक शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम और अंग्रेजी अधिकारी क्लाइव के मध्य की गई, जो कि मई 1765 में संयुक्त मोर्चे के पूर्ण रूपेण पराजय हो गई। जो इनका संयुक्त मोर्चा था किस किस का? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक, उनके संयुक्त मोर्चे की पूर्ण रूपेण पराजित हुई। और उसमें मीर कासिम भी, अब 10 जो नवाब थे बंगाल के, वो भी शामिल थे। और शुजाउद्दौला तथा सम्राट शाह आलम को विवश होकर इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। और क्लाइव ने राजनीतिक समस्याओं का हल निकालने से अपनी कूटनीतिकता का परिचय दिया, जो उसने प्लासी के युद्ध में भी विजय कराई और वेदरा और बांडीवास के युद्ध में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित की। उसने अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करती हुई जो बंगाल में राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसका हल निकालते हुए उसने किसको जन्म दिया? इलाहाबाद की संधि को। और इलाहाबाद की जो भी संधि थी उन्हें हम आगे चल के देखेंगे। ये इस प्रकार है। शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद छीनकर अवध प्रदेश उसे लौटा दिया गया। शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, जो पराजित हुआ था, उससे मात्र
कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन लिया और बाकी अवध जो प्रदेश था उसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला को वापस लौटा दिया गया। अंग्रेजों को शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए युद्ध क्षति से देना स्वीकार किया। जो अंग्रेज थे उन्होंने शुजाउद्दौला के पास 50 लाख रुपए राशि आरोपित की। कितनी राशि आरोपित की? 50 लाख रुपए, क्योंकि जो युद्ध हुआ उस युद्ध क्षति के रूप में उन्होंने पूरा धन जो उसने अंग्रेजों को क्षति हुई उन्होंने किससे प्राप्त किया? अवध के नवाब से। अंग्रेजों ने अवध को उसके व्यय पर सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। अब जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध से वादा किया कि वह अवध को अपना संरक्षण प्रदान करेंगे, लेकिन जो भी सैनिक खर्च आएगा वो कौन देगा? अवध का नवाब। अंग्रेजों को नवाब ने बिना कर दिए अवध में व्यापार करने की छूट दी। जो नवाब था जो पराजित हो चुका था उसको अंग्रेजों ने बिना कर दिए अवध में व्यापार करने की छूट दी। मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद दे दिए। जो अंग्रेजों ने अवध के नवाब से प्राप्त किए कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र वह छीनकर किसे दे दिए गए? मुगल सम्राट को। मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया और जो मुगल सम्राट था उन्हें अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना कहा। और ये जो 26 लाख रुपए राशि है वह किस पर आरोपित की गई? बंगाल पर आरोपित की गई। किस पर आरोपित की गई? बंगाल पर। और मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी, अर्थात इनसे वे लगान वसूल कर सकते थे। मतलब अब जो प्लासी के युद्ध से लूटपाट प्रारंभ हुई थी, अब वे शासक बन चुके हैं, उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा संपूर्ण क्षेत्र की दीवानी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अब जो व्यापारिक कंपनी थी अब वह भारत की शासिका के रूप में सामने आने लगी थी। बंगाल में द्वैत शासन। बंगाल में नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 में एक शासन लागू किया गया। ये द्वैत शासन है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। द्वैत शासन बंगाल में 1765 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके फलस्वरूप बंगाल में 1765 में द्वैत शासन लागू किया गया। इसके तहत दीवानी अधिकार कंपनी के पास आ गए। मतलब जो भी अधिकार थे वह किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। मतलब जो भी उत्तरदायित्व थे वह नवाब को देंगे और जो सारे अधिकार थे वो किसके पास होंगे? अंग्रेजों के पास। जो नवाब था केवल अपने उत्तरदायित्व का वहन करेगा कि रोड बनवानी है, कौन करेगा? रोड बनवानी, अस्पताल बनवाने, जो भी उत्तरदायित्व है वो नवाब पूरे करेगा, लेकिन राजस्व संबंधी अधिकार बाकी सब किसके पास होंगे? अंग्रेजों के पास। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो शक्तियों को शासन मौजूद था। मतलब अब इस प्रकार एक ही प्रांत जो बंगाल पर दो शक्तियां शासन कर रही थी, एक नवाब और दूसरा अंग्रेज। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व थे। वास्तविक शक्ति जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, उनके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, वैसे ही जो नवाब था उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। वास्तविक शक्ति हमारे किसके पास होती है? पीएम के पास। किसके पास होती है? पीएम और उसके मंत्रिमंडल के पास, वो जो चाहता है वही होता है। उसी प्रकार अब वास्तविक शक्ति किसके पास है? अंग्रेजों के पास। और नवाब केवल उत्तरदायित्व का वहन कर सकता है। बंगाल में द्वैत शासन स्थापित करने के आखिर कारण क्या रहे कि अंग्रेज जो विजय प्राप्त कर ही चुके थे तो उन्होंने बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण ही क्यों स्थापित नहीं किया? अगर वह अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते तो वह बंगाल की उन्हें जो जनता थी उसका असंतोष का सामना करना पड़ता। देखिए, कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता, क्योंकि अभी भी जो कंपनी थी वो एक जनता के सामने अभी मात्र व्यापारिक कंपनी के रूप में थी और वो अपने नवाब कुछ भी हो, मतलब वो देखती थी जनता की इनका नवाब ही राजा है, और अगर तो उन्हें संतोष रहता था अगर वो देखते कि उनके नवाब को हटा दिया गया, जिनका राजा था उसको हटा दिया गया, क्षेत्रीय शक्ति थी उसको हटा दिया गया, तो वहाँ की जो जनता थी उसके असंतोष का सामना अंग्रेजों को करना पड़ सकता था। इससे अंग्रेजों के आर्थिक लाभ बाधित होते। जो व्यापारिक कंपनी थी और उनकी शुरू से ही एक लक्ष्य रहा कि उनके आर्थिक जो लाभ था वो कभी बाधित नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उसे बाधित ना हो सके इसलिए उन्होंने क्या किया कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया कि उन पर अधिकार तो अंग्रेजों के हाथ में आ गए पर दायित्व नवाबों के था। आर्थिक लाभ लेने के लिए द्वैत शासन को लागू किया गया। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी और सत्ता बने पर पाना है प्रत्यक्ष रूप पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरुद्ध का भय था। मतलब अगर वो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी और सत्ता
पा लेते तो जो बंगाल में अन्य यूरोपीय शक्तियां थी मौजूद थी उन्हें उनके जो विरोध का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने उससे बचने के लिए बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था, क्योंकि जो अन्य यूरोपीय कंपनी थी वह भी भारतीय शक्ति को कर दे रही थी। मतलब वो देखती कि उन्हें यूरोपियों को देना पड़ता तो उससे संघर्ष हो सकता था। उन्हें कर मतलब कर में प्राप्ति कम हो जाती, तो उसे रोकने के लिए उन्होंने द्वैध शासन लागू किया था। इस संघर्ष से बचने के लिए उन्होंने द्वैध शासन लागू किया। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी द्वैध शासन लागू किया गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन पर मात्र अधिकार रहे, उत्तरदायित्व नहीं। अगर वो प्रत्यक्ष अपने हाथों में अपना बंगाल का नियंत्रण लेते तो उन्हें उत्तरदायित्व और शक्ति दोनों का वहन करना पड़ता। अभी मात्र उन्हें शक्ति उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है, किसी प्रकार की हानि सेवा कुछ भी नहीं देना। तो उन्होंने प्रशासनिक कठिनाइयों मतलब जो उनकी कठिनाइयां पैदा होती उनसे भी बचने के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। यदि कंपनी बंगाल की सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी। यदि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वह बंगाल की सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेती तो जो ब्रिटिश संसद ब्रिटिश सरकार थी वह कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाती और बंगाल पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकती थी। अभी जो कि पूर्ण नियंत्रण किसके हाथों में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। द्वैध शासन के परिणाम क्या रहेंगे? जो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया उसके बंगाल पर क्या प्रभाव पड़े ये देखते हैं। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे बंगाल में अव्यवस्था फैली। जो कंपनी के अधिकारी थे उन पर क्या था, सिर्फ अधिकार थे। जो कंपनी के अधिकारी थे उन पर मात्र अधिकार थे और उत्तरदायित्व नहीं थे। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि अपने उत्तरदायित्व का वहन नहीं करते थे, क्योंकि थे ही नहीं, मात्र अधिकारों का यूज करते थे, जिससे बंगाल में अव्यवस्था फैली। तो कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया। जो कंपनी थी ना उसने बंगाल में राजस्व प्राप्ति की दर अपने अनुसार लागू की गई, मनमाने तरीके से, कोई निर्धारित नहीं थी। फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई। जो किसान थे मतलब शुरू से ही किसानों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत ज्यादा दयनीय हुई। और द्वैध शासन से पूर्व 1764-65 में 1764-65 में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी। जो बंगाल से भू राजस्व प्राप्त होता था उसकी राशि 80 लाख थी, जो 1765-66 में घटकर कितनी हो गई, 1.49 मतलब 1,39,049। और कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अत्यधिक बल देते थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे ना वो कंपनी के व्यापार की जगह अपने निजी व्यापार पर अत्यधिक बल देते थे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसे हम आगे चल के समझेंगे कि इस पर आगे एक कानून बनेगा जिससे निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और भारतीयों से उपहार लेने पर भी उस कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उस कानून के द्वारा जो कंपनी के अधिकार है ना उस पर नियंत्रण अधिकारी है जो उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। फलस्वरूप जो परिणाम हुए और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो परिणाम हुए तो उसके फलस्वरूप जो 1762 में सरन लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई इस नियंत्रण की प्रक्रिया को पूरा किया गया। जो द्वैध शासन था उसे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया और जो बंगाल की सत्ता थी उसे प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हाथों में ले लिया गया और जो प्लासी से शुरू हुई जो नियंत्रण की प्रक्रिया थी उसे अब पूर्ण रूप प्रदान किया गया। चलिए अब हम एक सारी गद्दों का एक क्विक रिवीजन करते हैं कि कब हुआ, नेतृत्व किसने किया और उसमें क्या विशेष बात थी। मतलब छोटे छोटे पॉइंट 3 मार्कर्स या प्रीलिम्स की तरह या अन्य वन डे कॉम्पिटिशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। उसका नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने। और इसकी विशेष पॉइंट या महत्व क्या रहा कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जो कंपनी थी उसका बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा युद्ध हमने देखा था बेदरा का युद्ध, वह कब हुआ था, 1759 में और इसका भी नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने।
और इसमें विशेष बात क्या रही कि बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रहा। हमने अभी पीछे देखा कि जो डच थे वो एकमात्र बंगाल में अंग्रेजों के प्रतिस्पर्धी बचे थे। उन्हें भी अंग्रेजों ने बेतरा के युद्ध में पूर्णतः पराजित कर दिया, भारतीय व्यापार से अलग कर दिया, जिसके फलस्वरूप बंगाल में अंग्रेजों का कोई भी यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया। बर्नडिवस का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। और फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। इसकी विशेष बात रही कि जो फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति थी वह पूर्णतः समाप्त हो गई और भारत के व्यापार से पूर्णतः उन्हें अलग कर दिया गया। बक्सर का युद्ध, यह भारत की रूपरेखा बदलने में एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो कब हुआ था? 1764 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। किसने किया था? हेक्टर मुनरो। और इसके विशेष बात क्या रही कि भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हुई और कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हुई। भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हुई मतलब उन्होंने मुगल को इस युद्ध में पराजित कर दिया जो शाह आलम थे। और इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर के युद्ध हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इलाहाबाद की संधि, जो कब हुई? 1765। और किसके नेतृत्व में हुई? क्लाइव। और ये किस किस के बीच में हुई थी? इसको दोबारा रिवाइज करेंगे हम। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक कौन था? शाह आलम। कंपनी को आर्थिक लाभ, उसकी विशेष बात रही कि जो इलाहाबाद की संधि थी उससे कंपनी को काफी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। और बंगाल में द्वैत शासन का विस्तापित हुआ 1765 में। और ये भी किसके नेतृत्व में हुआ? क्लाइव। और इसका क्या विशेष महत्व रहा? इसने भारत की दुर्दशा कर दी। जो किसान थे उनको काफी